on a 120 kilometer road, 120 kilometer, on a 120 kilometer road, a car travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour. सर स्पीड और यूनिफॉर्म इसमें कोई अंतर? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि थ्रू आउट द जर्नी उसकी स्पीड 30 ही थी, मतलब 30 से ना बढ़ी ना 30 से घटी। यूनिफॉर्मिटी होना मतलब कि एक समानता बनी रही है, कांस्टेंट। यानी एक समझ लो काइंड ऑफ हाईवे पे गाड़ी चल रही है तो अपना उसी पे गाड़ी 30 पे मेंटेन है, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक नहीं है तो ना उसको नीचे आना पड़ रहा है, स्पीड घट रही है ना बढ़ रही है। फुल स्टॉप के बाद लिखना हाउ फास्ट मस्ट द कार ट्रैवल, हाउ फास्ट must the car travel the rest of track so as to have an average speed of 60 kilometer per hour, an average speed of 60 kilometer per hour। अभी पहले क्वेश्चन लिख लो, कंक्लूजन पे जल्दीबाजी नहीं, पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 120 किलोमीटर की रोड है, यानी एंटायर जर्नी जो है वो 120 किलोमीटर। उसमें से कह रहा है कि फर्स्ट 30 किलोमीटर तक, यानी कुछ मान लो यहाँ तक, फर्स्ट 30 किलोमीटर तक वो एक स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से, जिसको कहा जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड है, बताया गया है। फिर कह रहा कि जो बचा हुआ रास्ता है उसको कितना तेजी से वो चल ले, क्या स्पीड से चल दे कि जो पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड है वो निकल के 60 आए। यानी इस बार एवरेज स्पीड बता दिया है और आपसे सेकेंड हाफ का स्पीड पूछ रहा है। ये जर्नी भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, भले ही आधा आधा नहीं है लेकिन डिवाइडेड है। तो सेकेंड हाफ या सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी में कितनी स्पीड वो रखे, यानी S2 क्या होना चाहिए, S2 क्या होना चाहिए ताकि एवरेज स्पीड 60 है। तो हमारे पास डेटा में है क्या क्या, D1 है हमारे पास, S1 है हमारे पास। तो जब D1 और S1 है तो हम T1 निकाल सकते हैं, 1 आएगा 30/30। सेकेंड पार्ट में अगर हम बोलें ये डिस्टेंस मान लो कुछ, हाँ सॉरी डिस्टेंस पता ही चल जाएगी। 120 किलोमीटर पूरा है और 30 किलोमीटर यहाँ चल दिया है, तो बचा कितना, 120 - 30 दैट इज 90 किलोमीटर। तो D2 हो गया आपका 90 किलोमीटर। S2 वो पूछ रहा है, T2 तो खैर हमको जब तक S2 नहीं पता चलेगा तो T2 नहीं पता, तो S2 मान लेते हैं, S2 को मान लेते हैं X, तो T2 हो जाएगा 90/X।
अब हमको एवरेज स्पीड पता करना होता था तो हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाते थे। यहाँ पे भी वही लगाएंगे, बस यहाँ पे क्या है, ये चीज़ नहीं पता है, वो चीज़ पता है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टी डी अपॉन, एवरेज स्पीड की जगह 60 रख देंगे और हाँ, जो चीज़ें हमको पता है उनकी जगह पे वो रख देंगे। एवरेज स्पीड की जगह 60, टोटल डिस्टेंस आपका है 120 टोटल टाइम 1 प्लस और टोटल टाइम आपका हो जाएगा 1 प्लस 90 अपॉन एक्स। इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बता दो। सर 80 देखो मेरा दिमाग क्या कह रहा है कि मैं इस पूरी चीज को क्यों ना इधर कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको इधर भेज दूं। तो उस हिसाब से हो जाएगा 1 प्लस 90 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 60। ये यहाँ गया और ये पूरा चीज यहाँ आया। 60 से ये कैंसिल हुआ तो ये 2 आ जाएगा। 1 को ट्रांसपोज करेंगे यहाँ से राइट हैंड साइड में तो उधर जाएगा तो -1 बन जाएगा। तो 90 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो फिर x की वैल्यू क्या हुई? 90 किलोमीटर पर। तब भी आ जाएगा। चलो एलसीएम से करते हैं। एलसीएम से करेंगे तो 60 इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 1 प्लस 90 बाई एक्स, यानी x प्लस 90 अपॉन एक्स हो जाएगा। ये होगा। फिर इस x को ऊपर भेज देंगे, ये होगा। कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा इधर जाएगा और ये पूरा इधर, तो x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 120x अपॉन 60। ये होगा। 60 से 120 कैंसिल किए 2, 22x तो 2x, x को यहाँ से उधर भेजे तो 2x माइनस x, तो x इज इक्वल्स टू क्या आया? एलसीएम निकाले तो हैं भाई, x प्लस 90 बाई एक्स, तो उसका एलसीएम हमने लिया ना, x प्लस 90 अपॉन एक्स, उस x को ऊपर भेज दिया। तो चाहे एलसीएम लेकर के करो या ट्रांसपोज करके करो, आंसर आपका वही आएगा जो कि है 90। सर लेकिन सर 60 किलोमीटर पर आवर सर पॉजिटिव में उसको इधर सर इक्वल इधर तो नेगेटिव होगा। नहीं नहीं, जब चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड में जाती है तो प्लस माइनस नहीं लगता है। जब सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट होता है तो प्लस माइनस होता है। वेलोसिटी का लिखना, डेफिनेशन क्या है वेलोसिटी का? velocity of a body is its displacement per unit time, is its displacement per unit time। तो यानी वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये इसका फॉर्मूला हो गया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ वहाँ स्पीड में डिस्टेंस से मतलब होता था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से मतलब है।
डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बता चुका हूं, विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। तो यूनिट जिसमें ये बताया जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट बताया जाता है मीटर में और टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे। और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड। स्मॉलर लेंथ डिस्प्लेसमेंट बताई जाएगी सेंटीमीटर में और टाइम का तो सेकंड ही रहेगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। हाँ, फिर एक होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपको मान लो बोल दिया जाएगा 3 घंटे 4 घंटे के समय में कोई ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 घंटे में 40 मीटर हो गया है ना, तो उस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी क्या रही है, तो 40 मीटर डिवाइडेड बाई 4 घंटे बोल रहा हूँ, 4 सेकंड मान लो, तो 40 मीटर डिवाइडेड बाई 4 सेकंड, 40 मीटर डिवाइडेड बाई 4 सेकंड यानी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी एवरेज वेलोसिटी कही जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए बताई जाती है, एक लंबे अंतराल के लिए। और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तुरंत मौके पर जो वेलोसिटी है वो बताई जाती है एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो अगर कार कोई चल रही है उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जानना है तो उसके स्पीडोमीटर से उसका जवाब मिलेगा, है ना। तीसरा एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time then the body is said to have uniform velocity। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यानी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसके अंदर है। यानी अगर वो 1 मीटर में 1 सेकंड में 1 मीटर गया, अगले 1 सेकंड में भी 1 मीटर गया और अगले 1 सेकंड में भी 1 मीटर गया, तो ऐसे में उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का है और टाइम इंटरवल टाइम डिफरेंस जो है वो भी 1 सेकंड का है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसके अंदर है और वो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से 1/1 यानी 1 मीटर पर सेकंड। वो भी कर सकते हो, टोटल से भी कर सकते हो। टोटल डिस्प्लेसमेंट करोगे तो 3 मीटर, टोटल टाइम लग गया 3 सेकंड, 3/3 यानी 1 मीटर पर सेकंड। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म मोशन जो है वो 2 तरह का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन भी इसी को कहा जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस कवर कर रहा होता है विद इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में आता है। और नॉन यूनिफॉर्म यानी कि अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है विद इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यानी अगर हम टाइम को सेम रख लेते हैं, डिस्टेंसेस जो हैं वो अलग अलग कवर हो रहे हैं। यानी 1 सेकेंड में पहले 1 मीटर कवर हुआ, अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर हो गया, अगले 1 सेकेंड में 4 हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब बदल गया। तो ऐसे में वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। नहीं, हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, केसेस पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म के लिए पढ़ेंगे।
वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब, वेरिएबल यानी जो बदल जाए, तो वेलोसिटी जो बदल रही हो, तो ऐसा कब कब हो सकता है? अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड वेलोसिटी से जा रहा है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो ये वेलोसिटी कैसी है? वेरिएबल वेलोसिटी, यानी उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जा रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा, वैल्यू, अमाउंट, नंबर, क्वांटिटी। और अगर दूसरी चीज़ वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी भी है, तो अगर डायरेक्शन बदलेगा तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई। यानी अगर मान लो कोई जो है वो सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, तो यहाँ पे अगर उसकी स्पीड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हम उसको सेम वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी हैज़ चेंज्ड। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था और यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन चेंज हो गया है। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन। तो दोनों में से कोई भी बदलेगा तो वेलोसिटी को बदला हुआ माना जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला, 10 का 10 ही रह गया, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया, तो भी वेलोसिटी को क्या माना जाएगा? वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई। और अगर दोनों ही बदल गए तब तो फिर वेरिएबल है ही है। और ये सर ये सर्कुलर वाला तो होगा वेरिएबल ना, दोनों में से कोई अगर एक बदले तो नहीं होगा वेरिएबल वेलोसिटी होगा। वही तो मैंने बोला कि अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलता है तो भी वेरिएबल वेलोसिटी, अगर सिर्फ डायरेक्शन बदलता है तो भी वेरिएबल वेलोसिटी, दोनों बदल जाएगा तो वेरिएबल है ही है। तो स्केलर हो जाएगा। इसके बाद इस पे जो क्वेश्चन बनेगा थ्योरेटिकल, वो ये कि स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है। स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है? बोलो, पहला डिफरेंस क्या है? सर वो डिस्टेंस में मतलब उसमें होता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। हाँ, पहला डिफरेंस जो है वो इसकी डेफिनेशन में ही बताया गया है कि वेलोसिटी जो है इट इज डिपेंडेड ऑन डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, और ये डिपेंडेड होता है किस पे? डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा डिफरेंस क्या है? हाँ, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा क्या बता सकते? ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग मोशन स्पीड कैन बी ज़ीरो, ज़ीरो तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, क्योंकि मूव कर रहा है तो स्पीड तो रहेगी ही रहेगी। और वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी ज़ीरो एंड कैन बी पॉजिटिव, है ना? तीन टाइप की वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको, हो सकता है स्पीड ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होता ना। अगर मोशन हुआ तो डिस्टेंस ज़ीरो होगा क्या? डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। जैसे ये चला और चल के वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो रहा ड्यूरिंग द मोशन, लेकिन डिस्टेंस तो कवर हुआ है ना। क्यों नहीं होगा? अगर यहाँ से वो यहाँ चला गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया और वो उसके डायमीटर के बराबर हो। चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या दे सकते हैं? सही, वेलोसिटी
पॉजिटिव होता है और नेगेटिव। तो हमने थर्ड पॉइंट में ही अपने फोर्थ पॉइंट को भी कवर कर लिया, जो कि बुक में दे रखा है कि इसकी इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू कुछ होती है और इसमें जो है वैल्यूज जो है वो सर ये भी तो है ना, ये 0 हो सकता है और 0 नहीं हो सकता है। हाँ क्या जवाब दिया? अच्छी बात है। it cannot be 0 but it can be 0. सर वो तो उसमें पता भी चल जा रहा है उसमें 0 है उसमें नहीं है। हाँ उसको वही एक पॉइंट बना के लिख दिया। 5 पॉइंट नहीं पता रहेगा तो उससे जैसे इसमें बोल रखा है कि स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है, उसके बाद फिर एक और पॉइंट बोल रहा है कि वेलोसिटी डायरेक्शन से एसोसिएटेड होता है, स्पीड डायरेक्शन से नहीं। तो उसका क्या मतलब है? जब आपने पहले ही बता दिया स्केलर वेक्टर, तो फिर उसका जबरदस्ती पॉइंट बना रहे हो। इसका मतलब मार्क्स है। इसका मतलब आप घुमा रहे हो मार्क्स लेने के लिए। अगर एग्जामिनर स्मार्ट होगा तो समझ जाएगा। चले भाई साहब सर पहले भी लिखेगा स्केलर वेक्टर से दूसरा भी लिखेगा कि इसमें डायरेक्शन उल्टा दूसरा नहीं होता है। मैं डिस्टेंस के प्लस माइनस कर देंगे। तो मैं बोला सर मामा को ये बहुत इरिटेट कर देते हैं। सर इनको कोई कुछ बता नहीं तभी अपनी बनी आदत नहीं मैं नोट कर लिए? तो बचपन में आप लोग चिढ़ाते थे नहीं सर? बचपन में आप लोग कोई चिढ़ाता था कि नहीं? हाँ बहुत लोग चिढ़ाते। अरे मामा सर मतलब महान अच्छा सर जो चिढ़ाते हैं हाँ क्यों नहीं, जरूर बताऊंगा। यूनिफॉर्म मोशन। Uniform motion. Motion of an object is said to be uniform if it covers equal distances in equal interval of time. तो यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रहा है तो यानी इसमें स्पीड चेंज होगी या नहीं होगी? स्पीड चेंज होगी, यानी अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा, फिर उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा? तो स्पीड चेंज होगी क्यों बोल रहे हो? पहले 1 मीटर पर सेकंड चल रहा था, फिर 2 मीटर पर। तो 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब कि उसकी 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा था? 1 मीटर। और 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? तो पहले 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर कर रहा है, अगले 1 सेकेंड में 2 मीटर, तो ये यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म? तो फिर यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड और वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है। And when the body is not moving with constant velocity, in that case it comes under the category of non-uniform motion. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अब या तो हो सकता है उसकी स्पीड बढ़े या हो सकता है उसकी स्पीड घटे। तो उसके लिए जो तीसरा फैक्टर आता है यहाँ पे वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो अगर उसकी स्पीड बढ़ गई, यानी मान लो कि 1 मीटर पर सेकेंड,
इनिशियल स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड के लिए लेटर यू का इस्तेमाल करते हैं। और फाइनल स्पीड यानी कुछ सेकंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। और इस प्रोसेस को होने में मान लो लग गया टाइम 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। यस, चेंज इन वेलोसिटी विद इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, विद इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v माइनस u, और टाइम इंटरवल यानी डेल्टा t, यानी चेंज इन टाइम। तो ये जो टाइम 5 सेकेंड दे रखा है, यहाँ पे बोल रखा होगा क्वेश्चन में कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो अगर रेस्ट में है तो यानी इनिशियल टाइम उसका रहा होगा 0 सेकेंड्स और फाइनल टाइम हुआ उसका 5 सेकेंड्स। तो डेल्टा टी जो रहा वो 0 to 5 यानी डायरेक्टली 5 ले लेते हैं। चेंज इन टाइम होता है यहाँ पे, ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए, नहीं तो हमेशा 0 से सोच के चलोगे। कभी कभी मोशन जो है वो बताया जाता है 2 सेकेंड के बाद, कि एक ऑब्जेक्ट है वो मूव किया रेस्ट से, 2 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड और फिर उससे 3 सेकेंड बाद उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच का जो डिफरेंस है वो लेते हैं फॉर उस टाइम इंटरवल के बीच का एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो इसलिए डेल्टा टी हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो अगर रेस्ट से है तो 0 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि यानी मोशन जो है वो स्टार्टिंग से शुरू हुआ है। और रेस्ट के केस में इनिशियल वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर रेस्ट से कोई बॉडी मूव कर रही है तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी भी 0 रहेगी। तो v माइनस यू अपॉन टी। तो अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के हिसाब से फाइंड आउट किया जाए एक्सेलरेशन का वैल्यू, तो 5 माइनस 0 अपॉन 5 यानी 1। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम बात कर रहे थे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो जब एक्सेलरेशन रोल प्ले में आ जाता है तो नॉन यूनिफॉर्म बना देता है मोशन को, यानी उसकी स्पीड में चेंज आएगा। चेंज इन स्पीड हो रहा है तो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, चेंज इन डायरेक्शन अगर हो रहा है तो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और अगर दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और फिर हमने ये देखा कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड में ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, यानी वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो उसको एक्सेलरेशन के टर्म में बताया जाता है। सर डिक्रीज किया तो रिटार्डेशन। हाँ, अगर माइनस ए है तो रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन अपने आप में क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो पॉजिटिव आने का मतलब कि स्पीड में इंक्रीज है, नेगेटिव आने का मतलब कि स्पीड घट रही है यानी ब्रेक वाली सिचुएशन है, और वहाँ पे माइनस में आपका वैल्यू आता है। और अगर आप रिटार्डेशन वर्ड यूज कर रहे हो तो आप माइनस साइन नहीं लगाओगे, जो वैल्यू है वही लिखोगे। अगर आप एक्सेलरेशन बोल रहे हो तो आप माइनस ए बताओगे,
लेकिन अगर आप रिटार्डेशन बोल रहे हो तो आप माइनस साइन फिर नहीं लगाओगे, क्योंकि माइनस का मतलब इसी में आ गया, रिटार्डेशन। सिंबल कुछ होता है? नहीं, इसका सिंबल नहीं है। रिटार्डेशन की रिटार्डेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं सिंबल नहीं बनाया गया इसका। बोर्ड में ज़्यादा लिखना पड़ गया तो रिटार्डेशन। तो इसके फॉर्मूले से भी क्लियर है। फॉर्मूले में अगर v ग्रेटर देन u है, जो एक्सेलरेशन की साइन है वो दो ही चीज़ों पे डिपेंड करती है। स्लीपर लेके फॉर्मूले में अगर v ग्रेटर देन u है तो अगर न्यूमरेटर में देखोगे तो माइनस किया जा रहा है, तो अगर ये बड़ा है तो ऊपर पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव? पॉजिटिव वैल्यू। तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर v लेसर देन u है तो आपका न्यूमरेटर नेगेटिव में आएगा, यानी एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव में आएगा, यानी रिटार्डेशन वाला केस। और अगर दोनों सेम हो जाए, वेलोसिटी ये v जो है वो u के इक्वल हो जाए, यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो यानी एक्सेल v माइनस u क्या हो जाएगा? दोनों सेम है तो जीरो, तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो एक्सेलरेशन के तीन टाइप की वैल्यूज क्या? हाँ हो सकता है। मान लो कोई गाड़ी हाईवे पे 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चल रही है और 5 सेकेंड बाद देखा गया तब भी वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे थी, तो मतलब उसके स्पीड में चेंज आया ही नहीं। इनिशियल स्पीड 20, फाइनल स्पीड 20 पे ही मेंटेन्ड है, तो ना उसमें एक्सेलरेशन रहा ही नहीं। हाँ टाइम लिखेंगे तो 20 माइनस 20 ऊपर करोगे तो नीचे चाहे 5 लिखो या 500 लिखो तो जीरो। 5 न्यूमरेटर जीरो हो गया तो जीरो हो गया है ना, फिर दोनों में से कोई भी जीरो हो गया तो जीरो। ऐसा समझो इसको कि जैसे मान लो हाईवे पे गाड़ी चल रही है और आप 40 की स्पीड पे या 80 की स्पीड पे पहुंच गए हो और आप 80 पे ही बने हुए हो, 80 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीडोमीटर दिखा रहा है और 1 घंटे बीत गए, वो हाईवे बिल्कुल स्ट्रेट सीधा है तो आप उस पर 80 पे ही स्पीड पे बने हुए हो, तो 1 घंटे बाद भी आपका 80 पे ही स्पीड रहा ना, बीच में कभी स्पीड घटी ना बढ़ी। तो ऐसे सिचुएशन में ना आपका एक्सेलरेशन हुआ ना आपका डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, तो आप कांस्टेंट थे। ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ऑफ मोशन एक्सेलरेशन वॉज जीरो बिकॉज वेलोसिटी वॉज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन पे न्यूमेरिकल करते हैं, चलो लिखो। A bus accelerates uniformly from 18 kilometer per hour to TO2 10 meter per second to 10 meter per second in 5 seconds. In 5 seconds. Calculate the acceleration.
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिट शुड बी सेम। तो सर वो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो सर 5 होते हैं तो 18 को अगर हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 यानी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ के उसकी स्पीड हो गई है 10, यानी v है 10, u है 5, तो v माइनस यू अपॉन टी, 10 माइनस 5/5 यानी 5/5 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट लिखना, अ बस इज मूविंग a bus is moving with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप। इट कम्स टू रेस्ट It comes to rest in 3 seconds. In 3 seconds on the application of brakes. On the application of brakes. Find the retardation. हाँ, अगर रिटार्डेशन वहाँ स्टेटमेंट लिख रहे हो तो माइनस की साइन हटा दिया जाता है आंसर में, फाइनल आंसर में। सॉल्व करते वक्त माइनस में आएगा, सॉल्व करते क्या बोल रहा था कि 18 किलोमीटर पर आवर जो है वो उस बस की क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, और ब्रेक लगाने पे वो रेस्ट में आ जा रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। और कितना टाइम लग रहा है ये सब होने में, 3 सेकंड। तो टाइम सेकंड में है तो 18 को भी मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन के लिए v माइनस यू अपॉन टी, v रहा आपका 0 माइनस u रहा आपका 5/3, तो -5/3, यानी 3 1 जा 3 बचा 2, पॉइंट लगाए 20, 3 6 जा 18, 1.66 है ना। या 1/2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे फिर अगर आंसर में लिख दोगे इट हैज़ रिटार्डेशन ऑफ, तब लिख दोगे 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिखना थर्ड क्वेश्चन, ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स
the velocity of a bus decreases from 60 kilometer per hour TO2 30 kilometer per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration. हाँ -6 किलोमीटर पर आवर नहीं सर वो सेकंड किया है सेकंड में करेंगे ना तो पहले सेकंड में करना है और वो 60 का 300 आ जाएगा और 30 में कितना आएगा तो सर कितना है सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर। तो कई लोग इसको यहीं पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे होंगे, या फिर इसको तुम पहले v माइनस यू कर लो 60 माइनस 30 यानी 30। अब सीधे 30 को ही कर लो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से कैंसिल 6 से कैंसिल 6 5 ज़ा 30 6 3 ज़ा 18 25/3 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड। तो पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन, तो v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू की वैल्यू आ चुकी है। एक सेकेंड, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 60 फाइनल 30 माइनस 60 होगा तो -30 -25 तो -25 अपॉन 3 अपॉन 5। तो 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 5 को 25 से कैंसिल कर सकते हैं तो -5/3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखना क्वेश्चन, an object travels 16 meters. An object travels 16 meters in 4 seconds. 16 meters in 4 seconds. And then another 16 meters. And then another 16 meters in 2 seconds. 15 meters is 16 meters. Another 16 meters.
किस कॉन्सेप्ट से लगा रहे हो? सर टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम देंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ 25 होगा। अरे वहाँ 4 छः दिया है। यहाँ तो शायद होगा नहीं। अरे जब मीटर और सेंटीमीटर से कन्वर्ट करना है। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फर्स्ट हाफ में 16 मीटर और अनदर 16 मीटर, तो 16 2 का 32 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस एंड टाइम टोटल इज 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, दैट इज 6 सेकंड। So 5 whole 2 by 6, that is 5 whole 1 by। सर इसको नहीं कर सकते हैं 6.33 नहीं आ सकता। अरे भाई सर 16/3 आएगा ना। हाँ भाई 16 है यार। कह रहा 6 को 32 से डिवाइड कर दिया तो 6.3 हो जाएगा। 6.3 कैसे आएगा? 6 5 का 30। हाँ 5.33 वही आता जाएगा। और मैं क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The odometer of a car, सर इनपुट माउस में आता है, माउस इनपुट में आता है और प्रिंटर आउटपुट में। सर छाप है सर। और सर कीबोर्ड स्टोरेज में आता है। नहीं, इनपुट डिवाइस। The odometer of a car, अरे भाई ओडोमीटर जितना मीटर चलिए होगा। हाँ वो जो स्पीडोमीटर के बीच में रहता है, बताता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल रही है। भाई देखिए बाबू बताते हैं। The odometer of a car reads 2000 kilometer. क्या? Odometer of a car reads 2000 kilometer at the start of a trip. At the start of a trip. And 2400 kilometer. 2400 kilometer at the end of the trip. At the end of the trip, if the trip took 8 hours, if the trip took 8 hours, took T-O-O-K, if the trip took 8 hours, calculate the average speed. Calculate the average speed. डिस्टेंस कितना चला? 2000 से 2400 यानी 400 किलोमीटर अपॉन टाइम टेकन 8 आवर, 8 5 से 40 तो 50 किलोमीटर पर। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। आलिया भट्ट
0 180 meter in 1 minute. In 1 minute. In 1 minute. By swimming from one end to the other. By swimming from one end to the other. And then back along the straight path. And then back along the straight path. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and then back along the straight path. सर वो शुरू से बोले थे है ना? तो find the average speed and average velocity. Average velocity will be 0 क्योंकि वो यहाँ से आई और ये हो जाएगा because अगर 180 मीटर डिस्टेंस टोटल है तो यानी 90 मीटर लॉन्ग जो है वो पूल इज 90 मीटर लॉन्ग. तभी वो 90 मीटर जा रही और फिर 90 मीटर वापस आ रही और 90 प्लस 90 कितना हो जा रहा है 180. और ये चीज होने में टाइम कितना लग रहा है 1 मिनट. तो एवरेज वेलोसिटी अगर पूछा गया है तो वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं क्योंकि जहां से गई वही वापस लौट आई तो 0. एवरेज वेलोसिटी 0. लेकिन एवरेज स्पीड अगर पूछा गया है तो सर 180 बना तो टोटल डिस्टेंस उसका लगा है 180 मीटर 1 सेकंड और टाइम लगा है 1 मिनट. 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड. तो 63 का 180 वो 3 मीटर पर सेकंड. Next question. Starting from a stationary position, starting from a stationary position, stationary मतलब एड्रेस भी कर सकते हैं सर मतलब रुका. Rahul pedals his bicycle. Rahul pedals his bicycle. Rahul pedals his bicycle to attain a velocity. To attain a velocity of 6 meter per second. To attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. In 30 seconds. सर Then he applies brakes. Then he applies brakes. Such that velocity of bicycle comes down to velocity of bicycle comes down to
train 120 meter long, moving on a straight track, with uniform speed. हाँ, सही है सर with uniform speed passes a pole in 6 seconds. Passes a pole in 6 seconds. Find the speed of the train. सर 20 सेकंड 20 नहीं 6 सेकंड देखो, बताइए सर ये आपका मान लो एक पोल है और ट्रेन इसको जो है पास कर रही है। 6 सेकंड लगा के तो ट्रेन यहाँ जब पहुंच जाएगी, यानी ट्रेन ने अब यहाँ से डिस्टेंस कवर करना शुरू किया और जब तक ट्रेन का एंड पॉइंट यहाँ नहीं आ जाएगा तब तक ये नहीं कहा जाएगा कि ट्रेन ने इसको पास कर लिया। जैसे ही ट्रेन यहाँ खत्म हो जाएगी तो कहा जाएगा कि ट्रेन इसको पास कर दी। तो ऐसा करने में ट्रेन को चलना कितना दूर पड़ेगा? अपनी लंबाई के बराबर, यानी 120 मीटर। तो ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो डिस्टेंस रहा 120 मीटर और इस चीज को होने में टाइम कितना लग गया? 6 सेकंड। तो टाइम रहा 6 सेकंड और स्पीड बतानी है तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 120 अपॉन 6 यानी 60 मीटर पर सेकंड। सर 20 होगा सर अभी सर 20 पास हो जाएगा 20 मीटर। सर मैं सही था सुबह से अगर चली होता तो 2 मीटर बढ़ा 2 सेकंड में चली होता इसी में सेकंड पार्ट करके लिखना। फाइंड द टाइम इट विल टेक, फाइंड द टाइम इट विल टेक टू क्रॉस a 50 meter long bridge। 50 meter long bridge। स्पीड वही है हाँ, सब कुछ वही है, सेम। 2.5 सेकंड अच्छा ये पूरा क्वेश्चन है ना सेम क्वेश्चन में बस कहा जा रहा है कि अब
एक भी हिस्सा है तो वो पार में नहीं गिना जाएगा। वो ये नहीं कहा जाएगा कि ट्रेन क्रॉस कर गई जब तक ट्रेन का आखिरी छोर उसके ब्रिज के एंड पॉइंट पे ना हो, तब क्रॉस माना जाएगा। सर पोल कितने सेंटीमीटर लगता है? पोल के केस में नहीं, पोल की जो चौड़ाई है वो ट्रेन के मुकाबले ना के बराबर, क्योंकि वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर 1 किलोमीटर कर रहा है तो अगर 1 मीटर या 1.5 मीटर की बाइक है तो 1 किलोमीटर के आगे वो 1-1.5 मीटर ना के बराबर नेग्लिजिबल है। चीटी के सामने तो क्या हाथी के सामने चीटी रखना ना के बराबर। ऐसे इसके सामने चीटी लाल वाली छोटी वाली ऐसे कैसे चढ़ के मारेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A 100-meter long train, a 100-meter long train crosses a bridge. क्रॉस A 100-meter long train crosses a bridge. इसकी है Bridge of length 200 meter. 200 In 50 seconds.